हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS में। और आज हम लोग आदिकाल के नामकरण से जुड़े विवाद पे बात करेंगे। दरअसल हुआ यह था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा जा रहा था, और आप सबको पता है कि इतिहास लिखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसमें एक समस्या यह भी है कि कालक्रम का विभाजन और काल का नामकरण किस प्रकार किया जाए। यह एक बड़ी और महती समस्या है, बड़ा इशू है ये, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और सिर्फ हिंदी साहित्य की बात नहीं, किसी भी इतिहास का जब नामकरण होता है तो नामकरण पे निश्चित तौर पे बहुत सारे बिंदु सामने रखे जाते हैं कि भाई ये नाम रखा जाए, ये नाम रखा जाए। हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जा रहा था तो उसके नामकरण को लेकर बहुत इशू हुआ, खासकर आदिकाल को, क्योंकि आदिकाल को लेकर सबसे ज्यादा वर्जन्स आए थे। तो आज हम उन्हीं सभी नामों पे बात करेंगे कि किन किन नाम पे बात हुई, कौन सा नाम मुकम्मल हुआ। चूंकि आदिकाल हम कह ही रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि आदिकाल ही नाम अंततः रखा गया, लेकिन बाकी जो नाम रखे गए वो क्यों रखे गए, कैसे रखे गए, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और देखिए सिविल सर्विसेज डे सेल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूपीएससी का रिजल्ट या तो आ चुका होगा या जस्ट आने वाला होगा। तो सिविल सर्विसेज डे है, यूपीएससी का रिजल्ट भी आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि जो अभ्यर्थी सिविल सेवा को लेके बड़े ही गंभीर रहते हैं, सपना रहता है सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उनके लिए बड़ा शानदार दिन है। इस दौरान आपके लिए भी कुछ स्पेशल सिविल सर्विसेज डे सेल चल रहा है जो 22 अप्रैल तक रहेगा। और इस दौरान आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे हिंदी साहित्य के बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो करना क्या है, आपको बस छोटी सी चीज, क्या स्टडी IQ विजिट कीजिए, वहां पे ऑप्शनल कोर्सेज में जाइए, हिंदी साहित्य में जाइए, और चूंकि सेल चल रही है तो सेल का लाभ उठाइए। भक्ति काल से ये बैच शुरू हो रहा है, तो अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे भी लिंक मिल जाएगा, आप स्टडी IQ में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे इस पे। बात की जाए अगर नामकरण की, तो देखिए अमूमन अगर हम नामकरण की बात करें, जैसे यद्यपि किसी भी चीज का जो नामकरण होता है वो अपने आप में एक बड़ी ही स्पेशल घटना होती है, अपने आप में बहुत स्पेशल घटना होती है। ठीक है, कि बच्चे का नामकरण हो, देश का नामकरण हो। देखो देश को लेके भी है ही कि भारत है, कि इंडिया है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, होता है, और सबके अपने अपने पक्ष होते हैं और हर पक्ष को सुना भी जाना चाहिए। इसी प्रकार जब हिंदी साहित्य का नामकरण हो रहा था तो वहां पे भी तमाम साहित्यकार आए और उन्होंने अपने अपने बिंदुओं को रखा कि नहीं ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ नाम जो निकल के आए, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो ग्रियर्सन ने कहा चारण काल, ठीक है, मिश्र बंधु ने कहा प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं वीर गाथा काल इसका होना चाहिए। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं बीज वपन काल होना चाहिए क्योंकि बीज उसमें बोया गया। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कहना था कि वीर काल होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि आदि काल होना चाहिए, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना था कि नहीं संधि काल और चारण काल होना चाहिए। सब सारे मूर्धन्य विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के महान योग्य व्यक्ति, अपने अपने क्षेत्र से मतलब कि साहित्य की अपनी अपनी विधाओं के योग्य व्यक्ति। और इसमें से दो लोग तो बहुत ही स्पेशल, अगर मैं बात करूं यहां पे आचार्य शुक्ल की और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अति मूर्धन्य। अब उसमें इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी आ जाते हैं, द्विवेदी युग। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं कि 1900 से लेकर 1918 तक जो द्विवेदी युग रहा, उस युग के मूर्धन्य साहित्यकार। और अगर आज खड़ी बोली को इस स्वरूप में कविताओं में गद्य में देख पा रहे हैं तो बहुत बड़ा रोल द्विवेदी जी का है। इसके अलावा ग्रियर्सन, पहला सबसे बेहतर शानदार हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास अगर किसी ने किया तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। सोचो, अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी में साहित्य लिखा, पर किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मैं कहता हूं कि अगर ये ना होते तो आज बहुत सारी चीजें ना होती। इन्होंने शुरुआत में ही एकदम क्लियर कर दिया कि किस काल में क्या क्या चीजें थी। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का वास्तविकता में हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर होना चाहिए तो निश्चित तौर पर शुक्ल जी का, द्विवेदी जी का और मिश्र बंधु का तो है ही, लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले लेके आया, सबसे मैं कहता हूं कि ठीक ठाक साइंटिफिक तरीके से लेके आया, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ठीक है, उसके बाद मिश्र बंधु बहुत लंबा, बहुत लगभग 4 से 5 हजार कवियों का इन्होंने वर्णन कर रखा था, पर फिर भी अपने आप में ये बड़ी बात है कि इन भाइयों ने मिलकर इतना शानदार इतिहास लिखा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात हमने की ही, राहुल सांकृत्यायन। अभी हम इस सब नामों के पीछे के जो वैज्ञानिकता है और क्या तथ्य है उस पर भी बात करेंगे, अभी तो शॉर्ट में समझा रहा हूं।
भारत में अगर यात्रा साहित्य को किसी ने बहुत प्रचलित किया, बहुत प्रभावित किया, आज भी जब हम यात्रा साहित्य की बात करते हैं, चाहे वो वोल्गा से गंगा तक हो या अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा हो और कितनी सारी, तो एक ही नाम आता है, पंडित राहुल शंकर तैन का। बड़े ही योग्य विद्वान थे। इन्होंने भी कहा सिद्ध सामंत काल है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की तमाम किताबें आपने पढ़ी होंगी और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं हिंदी साहित्य में तो आपने तो निश्चित तौर पे हजारों बार से जिक्र सुना होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। द्विवेदी जी के बारे में होगी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, किताब पूरी नहीं कर पाए थे, बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाता है किसी काल को तो बहुत बड़ा रोल, महती रोल आ जाता है किसका, यहाँ पे बड़ा रोल आ जाता है वर्मा जी का। तो एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। पहला अगर देखा जाए तो पहला नाम जो देखने को मिलता है वो चारण काल मिलता है, ठीक है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और उसके पहले जो चुनौतियां आ रही थी कि कोई कालक्रम के हिसाब से नहीं लिख रहा था, लोग वर्ण क्रम के हिसाब से, वर्ण इंग्लिश की वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से, गारसा तासी ने अंग्रेजी वर्णमाला से लिखा तो सेगर जी ने हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से लिख दिया। तो वर्णमाला के हिसाब से, और फिर तो हिंदी में साहित्य का इतिहास ही नहीं लिख रहे थे। बहुत कोई उर्दू में लिख रहा है, कोई, मैं उर्दू को अलग भाषा नहीं कह रहा हूं, पर हिंदी भाषा है ना, तो भाषा उर्दू भी भारतीय है पर हिंदी अलग भाषा है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि दो बहनें होने की भी, दोनों बहनों की आइडेंटिटी है, इस पर मैं इसलिए क्लियर कर दूं क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना चाहिए, प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिल जाएगा। तो जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे, बहुत बड़ा उनका योगदान है हिंदी साहित्य का इतिहास कालक्रम के हिसाब से, और ठीक ठाक अच्छा कालक्रम लिख दिया। इस कारण मुझे, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अमीर खुसरो की बात, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बात, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात, ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत सारी चीजों की शुरुआत की। इनको उतना ड्यू नहीं मिल पाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिनको ड्यू मिला या जिनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो जिंदगी में बहुत खुश थे, उन्होंने भी जिंदगी में बहुत दुख सहे, लेकिन उनको क्रेडिट मिल गया। जिनको नहीं मिला, मतलब जिनको क्रेडिट भी नहीं मिला, बाकी चीजें तो दूर कर दीजिए, उनमें से ये लोग कुछ थे। खैर, तो ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया, किंतु इस नामकरण से कोई ठोस प्रमाण वो प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से लेके माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, चारण और भाट क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे गायक होते थे जो पैसे लेते थे और अलग अलग जगह जाके गाते थे, कभी आज सुल्तानपुर में, कल प्रयागराज में, फिर कभी मिर्ज़ापुर में, फिर कभी इधर प्रतापगढ़ में, फिर कभी उधर निकल गए फतेहपुर में। तो इस प्रकार अलग अलग जगह के अलग अलग जगह राजाओं के लिए वो गाते थे, और अलग अलग राजाओं के लिए जब वे गाते थे तो उनसे पैसे प्राप्त करते थे। और अक्सर जब राजाओं के लिए गाते थे तो राजाओं की प्रशंसा में गाते थे। तो कहा जाता है कि चारण भाटों का जो इतिहास है वो बेसिकली चारण भाटों का जो साहित्य है वो बेसिकली साहित्य नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की गई प्रशंसा है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इस समय वो भी लिखा गया हो तो उसको साहित्य कहने से नकार नहीं सकते ना। तो 643 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चारण कवियों का कुछ खास प्रूफ ही नहीं दे पाए, इस कारण इसको चारण काल नहीं माना जाता। ठीक है, अगला जो है, मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा। अब मिश्र बंधु का अगर आप वर्गीकरण देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। अब जैसे मैं कहूं कि क्रिकेट के इतिहास को बहुत बेसिक से अगर कोई नाम दे तो प्रारंभिक, माध्यमिक और उत्तर क्या कहते हैं, आधुनिक, या आधुनिक, है ना। तो ये तो बहुत साधारण सा नामकरण हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों ने इतिहास लिखने में बहुत मेहनत की, लेकिन जो बड़ी बात वो कि नामकरण बहुत ही साधारण सा था। ऐसा कुछ स्पेशल क्वालिटी नहीं दिख रही थी कि ये हिंदी साहित्य का ही इतिहास है। इतिहास भी लिखा जाएगा तो भी आ जाएगा, क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है, यूट्यूब का इतिहास लिखा जाएगा तो भी आ जाएगा, है ना। तो मिश्र बंधु ने 643 ईस्वी से 1357 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया। खैर, यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्क संगत नहीं है। देखिए, इससे कोई ना साहित्यिक सी बात नहीं पता चल रही। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी नामकरण में, ठीक है, किसी भी नामकरण में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि जो साहित्य लिखा जा रहा है, ठीक है, उसमें साहित्यिकता, या सिर्फ साहित्यिक कह दें तो साहित्यिक बोध कितना है, साहित्यिक बोध कितना है। तो जो मिश्र बंधुओं का जो वर्गीकरण था उसमें साहित्यिक बोध नहीं दिख रहा था।
ठीक है, एक ऐतिहासिक बोध दिख रहा था कि चलो किसी चीज की शुरुआत है, पर किस चीज की शुरुआत है इस बात का पता वहां पे नहीं लग पा रहा था, इस बात का पता वहां पे नहीं लग पा रहा था। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो अगला आप देखिए वीर गाथा काल। वीर गाथा कौन कर रहे हैं? द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुझे लगता है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की बात कर ली जाए, इतिहासकारों के क्या, सिर्फ साहित्यकारों और उनको पटरी पिलाने वाले कड़े मास्टर जी लोगों की बात कर ली जाए, तो आचार्य शुक्ल से बेहतर कोई नाम नहीं है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत कुछ देके गए, बहुत क्रिटिसिज्म भी उनको मिलता है, पर इसके बावजूद अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखोगे तो उनके किए का, जिसे कहते हैं ना कि कोई, मतलब वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, इतना अच्छा उन्होंने किया है। खैर, तो उन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा? आचार्य राम, इन्होंने लगभग 12 के आसपास कुछ साहित्य पढ़ा था, जिसको उन्होंने कहा कि इस आधार पर हम वीर गाथा काल करते हैं। हम उन 12 साहित्यों को भी देखेंगे और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का खंडन भी देखेंगे। देखिए, हम एक पाश्चात्य में एक हम टसल देखते हैं तेन और हडसन के बीच में, यहां पे भी एक टसल देखने को मिलती है, शुक्ल जी तेन के रूप में और हजारी प्रसाद द्विवेदी हडसन के रूप में। ठीक है, खैर, तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा ये संवत है, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईस्वी तक की कालावधि को वीर गाथा काल नाम दिया। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच में प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मैंने मुसलमानों की चढ़ाइयां आरंभ होती हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती पाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं वो? आगे वो लिखते हैं कि राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार की रीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अब देखिए, रासो परंपरा के नामकरण के पीछे एक अपना विवाद है, हम उसको भी आएंगे। रासो जो नामकरण किया जाता है उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और प्लेलिस्ट में उससे जुड़ी कुछ बातें जरूर हुई रखेंगे, लेकिन फिर से हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। रासो साहित्य को लेके बड़ा विरोध चलता है, रासो साहित्य को लेके। अब मेरा यह मानना है कि रासो साहित्य का नामकरण ही अपने आप में बड़ा क्या कहते हैं, विवादों के घेरे में रहा है। तो सिर्फ रासो साहित्य के नाम पे हम वीर गाथा काल कह दें, सही? हर रासो साहित्य में वीर गाथा नहीं, हर रासो साहित्य में, इसको भी अभी हम देखेंगे। इसको बाकायदा प्रूफ के साथ द्विवेदी जी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नकारा है। खैर, तो जिन ग्रंथों की इन्होंने बात की थी वो कौन कौन से थे? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, जयमयंक, जस चंद्रिका, कीर्ति पताका, परमाल रासो, खुमान रासो, खुसरो की पहलियां, बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। ठीक है, इन 12 रचनाओं को, ठीक है, इन 12 रचनाओं को देखने के बाद आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, इसका नाम वीर गाथा काल होना चाहिए, क्योंकि इस काल में वीर गाथाएं गाई गई हैं, तो वीर गाथा काल। खैर, अब क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो क्या होता है? जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना था, द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध कर दिया। कैसे? जैसे बीसल देव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए। यानी कि ये जो रचनाएं हम यहां पे देख रहे हैं, क्या गया, खुमान रासो और बीसल देव रासो, इन दोनों को उन्होंने कह दिया कि ये भाई ये 16वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, 16वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक, जस चंद्रिका, उन्होंने कहा कि नोटिस मात्र ही, मतलब क्या कि इनका बहुत डिटेल नहीं मिलता है और इनमें ये बस इंट्रो, मतलब इसमें भाव नहीं कोई जनित होता है, वीर रस का भाव नहीं जनित होता है। ये बस ये है कि भाई जैसे हम लोग डायरी बनाते हैं ना, बस डायरी जैसा कुछ लगता है, नोटिस मात्र लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक है। यस, इसके ऐतिहासिकता पे बहुत बात होती है, कितना सही कितना गलत, वो तो खैर देखेंगे। ठीक है, परमाल रासो या आलाखंड के मूल का आज तक कहीं पता नहीं लग पाया है, ठीक है, कि कहां से है, क्योंकि परमाल रासो निश्चित तौर पे आज भी जो महोबा वगैरह का क्षेत्र है वहाँ पे आल्हा गाया जाता है। इवन हम तो अपने गांव में भी हमने आल्हा सुना है कि आल्हा जब गाने लगते हैं तो वीर रस इतना भर जाता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कहते हैं कि जहाँ आल्हा गाया जाता है वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, कारण वीर रस है। लेकिन जो बात द्विवेदी जी ने कही कि परमाल रासो या आलाखंड या आलखंड का मूल का आज कहीं पता नहीं लगता, और खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो पे तो मैंने बाकायदा डेडिकेटेड वीडियो भी कई बार किया हुआ, फिर से मैं करूंगा कि जो खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, ठीक है, उनके जो नुस्खे हैं, उनके जो ढकोसले हैं, उनके जो सुखने हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनको देख के कहीं वीर रस का परिपाक नहीं दिखता। ठीक है,
तो और फिर वही बात कि विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है, विद्यापति की पदावली नहीं है भाई। विद्यापति को आप देख लो, चाहे आप गीत गोविंद जयदेव को देख लो, तो इनमें कहीं वीरता तो नहीं दिखती है ना। तो इसको कैसे वीर गाथा, जयदेव और विद्यापति दोनों ही बड़े ही विवादित तरीके से भी, लेकिन फिर भी वो आदिकाल के ही पात्र हैं, क्योंकि इस पे भी विवाद होता है कि वो विद्यापति है कि नहीं आदिकाल के। तो भाई उनकी सभी पदावलियां वीरस के तो है नहीं, मैक्सिमम नहीं इनफैक्ट। तो इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए हैं, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य भी लिखा गया है। भाई लौकिक साहित्य में हम लोग विद्यापति को पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग वो राजस्थान की कथाओं वाली तमाम किताब बीसल देव रासो को पढ़ते हैं, हम लोग खुसरो को पढ़ते हैं, तो ये सब तो लौकिक साहित्य है। इसमें कहाँ वीर गाथा आ गई? इवन अगर खुसरो को देखोगे तो मुझे लगता है 2-3% कहीं वीर गाथा होगी, वरना उन्होंने तो हर तरीके की रचनाएं की हुई हैं, शानदार रचनाएं की हुई हैं, प्रेम पर रचनाएं की हुई हैं, सूफी पने पर रचनाएं की हुई हैं। तो ये तो बड़ी बात है ना, इसको इस प्रकार से आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? अमीर खुसरो जैसे व्यक्ति को कैसे आप वीर गाथा से जोड़ सकते हो? खैर, अगला देखा जाए तो पंडित राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा इसे, ठीक है। क्यों? उन्होंने कहा कि इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया। क्यों किया? उन्होंने कहा कि कालखंड के समाज जीवन पे सिद्धों का, सिद्धनाथ साहित्य से आदिकाल शुरू होता है। सिद्ध कौन थे? सिद्ध वे थे जो वज्रयान परंपरा को मानते थे, और उनका जो ध्यान था वो थोड़ा सा भोग मूलक था, ठीक है, वो ऐन्द्रिक भोग पे ज्यादा फोकस था। जो पंचमकार पद्धति है, जो 5 वो पद्धति जिसको एक साधु को नहीं ही अपनाना चाहिए अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, वो 5 में जहां पे वो मदरा की बात करते थे, जहां पे मुद्रा की बात करते थे, जहां वो मैथुन की बात करते थे, जहां वे मीन की बात यानी कि मछली की बात करते थे, ठीक है, जहां पे वो मीट की बात करते थे, बेसिकली जो नॉनवेज जिसे कहते हैं, बेसिकली शब्द उसका ध्यान एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो पंचमकार पद्धति में जो उनकी पद्धति थी वो वैसी थी जैसे तांत्रिकों की होती है, और वज्रयान भी तंत्र मंत्र के द्वारा ही निकला था। सिद्ध उसी परंपरा में आगे बढ़ा के हैं, उसी में थोड़ा सुधार के साथ हमको नाथ परंपरा देखने को मिलती है। तो उन्हीं सिद्धों की बात है कि इनके मतानुसार इस खानकाल के समाज जीवन पे सिद्धों का और राजनीति पे सामंतों का एक अधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों को अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहां सिद्धों और सामंतों का ही क्या था? वर्चस्व था। सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व था। देखो, फैक्चुअली ही इज नॉट रॉन्ग। तथ्य अगर देखें तो वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सत्य है ये नहीं है। जैसे मैं कहूं कि बल्लेबाजों में शानदार बल्लेबाजी किया करते थे सुरेश रैना, ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर हम देखें कि उस टीम में सिर्फ ही किया करते तो नहीं, और भी लोग थे ना भाई। धोनी भी थे, कोहली भी थे, शर्मा जी भी थे, युवराज सिंह भी थे, है ना। शुरुआत में तो सहवाग, तेंदुलकर और गांगुली भी थे, द्रविड़ भी थे, तो बहुत सारे लोग थे। किसी एक व्यक्ति की बड़ाई करना, एक समय की अच्छी बात को करना और हर समय में उसी बात को थोपना, दोनों में डिफरेंस है। तो उस संपूर्ण काल को सिद्ध सामंत नहीं कह सकते। हो सकता है एक पीरियड ऐसा हो जहां पे सिद्ध और सामंत दिखे, पर उसके आगे नाथ भी दिखे, उसके आगे हमें विद्यापति जैसा साहित्य भी दिखा, हमें खुसरो का साहित्य भी दिखा, तो सिर्फ सिद्ध सामंत क्यों कहा जाए? उसके बाद तो फिर हमको दिल्ली सल्तनत भी देखने को मिलती है, उसके बाद तो हमको मुगल काल भी देखने को मिलता है। तो हम सभी को एक ही में लपेट लेंगे क्या? नहीं लपेटेंगे भाई। इवन जो टर्क्स का इन्वेजन है, तुर्कों का शासन है, उसको भी बहुत काल खंडों में हम बांटते हैं, तो सिर्फ एक काल में कैसे इसको कर दिया जाए? है, ठीक है, वर्चस्व था। इसी नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों का तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता, ठीक है। तो निश्चित तौर पे मैंने बताया कि सिर्फ आप सिद्ध और सामंत को ही कर दोगे तो सिद्ध के साथ जो नाथ जुड़ते हैं वो अलग हो जाएंगे, उसके बाद जैन साहित्य वो अलग हो जाएगा, खुसरो, विद्यापति, रासो साहित्य सब अलग हो जाएंगे। तो ये भी एक बात है। इसके बाद अगला अगर नामकरण देखा जाए तो आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज वपन काल कहा था। बीज वपन मतलब वही बीज बोना वाला काल, ठीक है। इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीज वपन काल का हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, ठीक है, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। देखिए यहाँ पे अनुस्वार होगा। इस नाम से यह आभास होता है, ठीक है, कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव अवस्था में थी। नाम से ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस नाम से आभास होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त या अतः नाम उचित नहीं है, प्रौढ़ता को प्राप्त था। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं और ये क्यों कहना चाह रहे हैं, या इसके खंडन क्यों हो रहा है? देखिए, साहित्य, हिंदी साहित्य की शुरुआत की बात कर रहे हैं, साहित्य की शुरुआत की बात नहीं हो रही है। साहित्य तो रचा जा रहा था भाई, कालिदास रच चुके थे, रामायण महाभारत रचा जा चुका था, हमारे वेद, हमारे पुराण रचे जा चुके थे, ये तो बात की बात है। तो साहित्य के हिसाब से तो बीज वपन काल था नहीं। हिंदी साहित्य के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जब जोड़ने में आती है तो पाली प्राकृत भी जुड़ जाता है। बीज वपन काल से आउट एंड आउट बस ये पता चलता है कि कोई नई चीज है जो शुरू हो रही है।
जबकि आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल में शुरुआत और मैच्योरिटी दोनों की, आदि पुरुष और आदि पुरुष शुरू, तो इसलिए वैसा इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिल रहा था। बीज वपन काल में तो बीज वपन काल नाम नहीं आता है, ठीक है। वीर काल की बात कर ली जाए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र जी ने इस काल का नाम वीर काल किया हुआ है, ठीक है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल के रूपांतर मात्र है। अब वीर काल और वीर गाथा काल में कितना ही अंतर है, ठीक है। तो किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है, अतः यह नामकरण भी समीचीन नहीं प्रस्तुत होता। वीर गाथा काल और वीर काल में कुछ खास अंतर नहीं है, कारणों को आप ऐसे भी आराम से इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। बात की जाए इसके बाद की तो संधि एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा हुआ, उन्होंने इसका नाम इसको बेसिकली 2 खंडों में बांटा था। शुरुआती इसको बोला, फिर चारण काल बोला, ठीक है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल में एक वर्ग विशेष का बोध होता है। देखिए चारण, ग्रियर्सन भी चारण तक आते हैं, ठीक है। चारणों तक आचार्य शुक्ल भी आते हैं, चारों तक ये भी आता है। देखिए शुक्ल जी के ही लीग के साहित्यकार थे, शुक्ल जी को मानते थे, शुक्ल जी को बहुत मानते थे, तो निश्चित तौर पे इनके साहित्य लेखन में शुक्ल जी का प्रभाव दिखता है, जिस बाबत हमें इसको चारण काल नाम भी दिखता है। एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण में भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रकृति को आधार नहीं बनाया गया है। किसी भी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं लगता, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। तो इस नामकरण पर भी क्या हो गया, एक क्रॉस लग गया कि नहीं भाई ये नाम भी नहीं है। अब आता है क्या, अब इसके बाद आता है वो काल जो ऑफिशियली बाद में एक्सेप्ट किया गया, आदिकाल। रखा किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए अगर जब स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हमें जो 4 काल दिखते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, ठीक है, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। ये 3 काल दिखते हैं आपको, ठीक है। ये 3 काल आपको, सॉरी ये 4 काल देखने को मिलते हैं। इसमें से ये जो 2 काल हैं, बड़ा ही शानदार तरीके से इन काल को नामांकित किया किसने, आचार्य शुक्ल जी ने, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने। और ये जो आदिकाल और आधुनिक काल है, इनका नामकरण जो ऑफिशियली सबसे शुरुआत में जिसको किया गया था, बाद में ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया गया, ये किसने किया था, द्विवेदी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, द्विवेदी जी ने किया था। तो निश्चित तौर पे इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए, बल्कि इसमें बहस भी होती है कि द्विवेदी जी बनाम शुक्ल जी, बड़ा लंबा इस पर बहस चलता है। मैं उस पर वीडियो कोशिश करूंगा करने की, तो वो चलता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के संपूरक के रूप में, पूरक के रूप में आते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसको पूरा कर देते हैं, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि आदिकाल में क्वालिटी के साथ क्यों इसको आदिकाल कहा गया, समझाया द्विवेदी जी ने। और भक्ति काल में तो वैज्ञानिकता इतनी शानदार जोड़ दी थी शुक्ल जी ने कि सगुण निर्गुण, सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति, निर्गुण में प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय, इतना शानदार वर्गीकरण कर दिया था कि फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था किसी और काल के साथ जाने के लिए, ठीक है। खैर, तो बात की जाए अगर तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए उसमें 2 विशेषताओं को रेखांकित किया, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता, ठीक है। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने क्या रखा, आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभाव या परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे स्थापित कर देते हैं कि आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। प्रारंभ का नहीं है, परंपरा के विकास का, आदिकाल से चला आ रहा है कुछ उस प्रकार से, ठीक है। इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ युगों के साथ वीर गाथा काव्य और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है। यह भी तो देखना था कि बाकी कवियों को, बाकी काव्य कलाओं को, काव्य प्रतिमानों को एक साथ कैसे समेटा जाए एक नाम के अंदर, तो आदिकाल आ जाता है, ठीक है। फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने नामकरण की बात देखी और अंतिम आदिकाल के साथ इस बात को पुष्ट किया कि क्यों आदिकाल नाम इतना ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, चूंकि एक ब्रैकेट बना लेता है, जिसे कहते हैं ना कि
जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं सुपर सेट, तो ये सुपर सेट है, सभी छोटे छोटे सेटों का ये सुपर सेट है, ये जो आदिकाल नाम है, और इस कारण इस नाम को पुष्टता प्राप्त होती है, और इस बाबत द्विवेदी जी का ये जो नामकरण था ये शानदार माना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। वैसे मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच है, मई बैच, वो 1 मई से शुरू हो रहा है और 22 अप्रैल तक चल रही सिविल सर्विसेज डे सेल, जहां पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अभी भक्ति, अच्छा दूसरी बात इस बैच के बारे में बताता चलूं कि बैच किससे शुरू हो रहा है। ये बैच शुरू हो रहा है, इनफैक्ट यहीं पे दिखा देता हूं, ये बैच शुरू हो रहा है इसी भक्ति काल से। ठीक है, इसी भक्ति काल से शुरू हो रहा है, और इससे इंपॉर्टेंट काल क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देर नहीं करना है, डिले नहीं करना है, यू शुड ज्वाइन दिस as soon as possible and also avail the डिस्काउंट ऑन सिविल सर्विसेज डे सेल। ठीक है, तो क्या करना है, स्टडी IQ विजिट करके, नीचे लिंक भी दिया होगा, उस लिंक से भी आप क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं @official विकास करके, vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। विकास लाइव कोड at any time you want anything from StudyIQ, you can use this code, you will get maximum discount। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि नामकरण का विवाद हुआ क्यों, और अंततः जो नाम सुझाया गया वो क्यों इतना अच्छा था, क्या कारण थे। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी अपनी इच्छाओं से, अपने मतों से आप हमेशा हमको सूचित करते रहते हैं, तो आगे भी हमें सूचित करते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।